जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। तो जो ये लेक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर क्लास +1 और क्लास +2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। तो जो सेट है एक्चुअली में जो डेफिनेशन है सेट की वो ये है सेट्स, और जो सेट है वो ये है ए वेल डिफाइंड collection of distinct object is called a set। तो ये होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कलेक्शन करना है, और वो कलेक्शन होगा जो वो वेल डिफाइन होगा, और जो उसमें एलिमेंट होंगे वो हमारे पास अलग अलग होंगे। तो उस कलेक्शन को हम कहेंगे हमारे पास ये सेट है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक फैमिली है, मान लीजिए हमारे पास ए फैमिली है, और जो उसके मेंबर हैं हमारे पास वो है हमारे पास रीना, ये है निशा, सोनू और मोहन। तो ये हमारे पास एक फैमिली है ए, इसके मेंबर है हमारे पास ये, और जो बी है हमारे पास उसमें है जो वो हमारे पास है मनीषा यहां पर, और जो सेकंड है नेहा, और ये हमारे पास राज, और ये है साहिल। तो जो ये हमारे पास है, अब यहाँ पर जो ये है रीना, निशा, सोनू और मोहन, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और जो ये है वो हमारे पास एक्चुअली में सेट होगा। अब जो हमारे पास रीना है, निशा है, सोनू है और मोहन है, वो है जो वो हमारे पास मेंबर है सेट ए के। और इसी प्रकार जो हमारे पास मनीषा है, नेहा, राज और साहिल हैं, ये भी हमारे पास मेंबर है सेट बी के। अब देखिए, तो जो अगर ये सेट है उसके अंदर जो ये होंगे वो हमारे पास होंगे मेंबर ऑफ दिस सेट, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट होंगे सेट ए के। और इस फैक्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं जैसे जो निशा है जो वो बिलोंग्स करेगी फैमिली ए से, और जो मनीषा है वो बिलोंग्स करेगी फैमिली बी से। तो अगर हमारे पास कोई सेट है तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट है वो इससे बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। और इसी प्रकार जो सोनू है हमारे पास वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट बी से, और इसी प्रकार जो राज है हमारे पास वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट ए से, राज है जो वो बिलोंग्स नहीं करेगा सेट ए से। तो हमारे पास अगर कोई भी सेट हो, अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन हो, तब हम उसको सेट कहेंगे अगर ये कंफर्म हो कि कोई एलिमेंट है वो उसमें बिलोंग्स करेगा या उसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ऐसा कलेक्शन होगा जो उसको हम कहेंगे सेट्स कहेंगे। अब हमारे पास है जो, अब अगर सी सेट ले, ये सी लें, और इसके अंदर अगर हम एलिमेंट ले, ये होगा एनी इवन नेचुरल नंबर, ये होगा हमारे पास, और एनी 10 लिख लीजिए, 10 इवन नेचुरल नंबर। तो आप यहां देखेंगे कि जो ये है उसमें हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो 12 है वो एलिमेंट सेट सी का होगा या नहीं होगा। तो जो ये है हमारे पास वो हमारे पास सेट नहीं होगा, और इसी प्रकार जो ये है वो हमारे पास सेट होगा, और ये भी सेट होगा। और इसी प्रकार अगर हम सेट डी लें और उसमें हम लिखें बेस्ट राइटर इन दी वर्ल्ड, तो आप यहां देख सकते हो कि जो बेस्ट है वो हम ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेस्ट जो राइटर है वो मेरे अनुसार कुछ दूसरे हो सकते हैं और आपके अनुसार कुछ दूसरे हो सकते हैं। तो जो ये होगा वो भी हमारे पास सेट
नहीं होगा। तो ये है हमारे पास सेट के बारे में। अब हमारे पास कुछ नोटेशन है जो सेट्स किया। तो फर्स्ट नोटेशन है जो नोटेशन ऑफ सेट्स। तो हमारे पास सबसे पहले है एन, ये है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता होगा जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 दैट इज ये। और इसी प्रकार हमारे पास जो जेड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इंटीजर को, और इंटीजर है जो वो हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं, जैसे नेगेटिव -3 -2 -1 0 1 2 3 दैट इज सो ये होगा। और इसी प्रकार हमारे पास जो क्यू है वो सेट होगा हमारे पास रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर। और आपको पता ही होगा जो रेशनल नंबर होता है वो x इक्वल्स p और q की फॉर्म का होता है, जहां पर जो p और q हो गए वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, मीन्स इनमें से कोई एक होगा, और q है जो वो डज नॉट इक्वल होगा 0 के। तो ये होगा। और इसी प्रकार जो क्यू सी है इसको हम बोलेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है रियल नंबर, ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। और एक्चुअली में जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कलेक्शन होता है क्यू का एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट का। अब हमारे पास अगर ये नोटेशन है, जैसे ही क्यू स्टार हो गया, ये हो गया हमारे पास, और जेड हो गया, जेड स्टार हो गया, और आर स्टार हो गया, तो ये है हमारे पास। तो ये जो एलिमेंट होंगे उनमें से जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो मीन्स अगर हम क्यू स्टार ले तो इसमें वो एलिमेंट होंगे सभी रेशनल नंबर होंगे, लेकिन उसमें जीरो मेंशन नहीं होगा। इसी प्रकार जेड में मेंशन नहीं होगा, और यहाँ पर रियल नंबर में भी मेंशन नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो। और जो यहाँ पर वर्टिकल बार है, जो ये हमारे पास वर्टिकल बार है, ये है हमारे पास, और ये हमारे पास वर्टिकल बार है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सेट्स को, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि जो ये है वो हमारे पास एन है और जो ये है वो हमारे पास अलग ना। ये हमारे पास जो सेट है एक्चुअली में, और जो सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसके हमारे पास ये डेफिनेशन है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास है जो वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मीन्स कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट को कैसे करते हैं। उसको करने के दो तरीके हैं, सबसे पहले टैबुलर फॉर्म और फिर है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैबुलर फॉर्म के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो जो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं वो हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में या फिर टैबुलर फॉर्म के बारे में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है टैबुलर फॉर्म, टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और जो इसमें हमारे पास होगा वो ये होगा, इन दिस फॉर्म, इन दिस form we list all the element, we list all the element of a set separated by within, we list all the element of a set separated by commas, separated by commas within brackets, within
ब्रैकेट्स। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि जो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म होगी उस फॉर्म में हम जो एलिमेंट होंगे उसके ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम सबसे पहले उसके सभी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे और उसको अलग करेंगे बाय द कोमास, और उसको जो रखेंगे वो रखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे हमारे पास ए कोई सेट है तो यहां पर अगर हम ये लिखे तो ए ई आई ओ यू, तो ये होगा हमारे पास जो सेट होगा वो होगा रोस्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि जो एलिमेंट हैं वो रखे गए हैं ब्रैकेट्स के अंदर और अलग किए गए हैं वो हमारे पास कोमास के द्वारा। तो ये होगी जो वो हमारे पास होगी टैबुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमने इसकी टेबल बनाई हुई है, और इसी प्रकार रोस्टर फॉर्म। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास नेचुरल नंबर का एग्जांपल है, और जो आपको जानते हो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारे पास होता है 1 2 3 4 दैट इज सो, ये होगा। और यहाँ पर जो ये 3 डॉट है हमने बाद में 3 डॉट ये लगाने हैं ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि जो ये एलिमेंट है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे पास जो ये होगा सेट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पर होंगे जो वो हमारे पास होंगे -2 -1 0 1 2 दैट इज सो, ये होगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास टैबुलर फॉर्म। हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका है वो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम या फिर रूल मेथड भी कहते हैं, रूल मेथड भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो होगा वो ये होगा, इन दिस फॉर्म वी राइट the set by some special property which is satisfied by all element ये होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर होगा उसमें हम एक जो सेट है उसको डिफाइन करेंगे बाय द प्रॉपर्टीज के द्वारा, और जो वो प्रॉपर्टी होगी वो सभी एलिमेंट हमारे पास ओबे करेंगे। अब जो इसके एग्जांपल है, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट सेट है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ए होगा हमारे पास वो ये होगा x, और यहाँ पर जो ये 2 डॉट होंगे ये होंगे सच दैट, और ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे x सच दैट x इज ए पावर, ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम ये करें नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको x सच दैट x इज ए मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार जो इंटीजर होगा वो होगा ये z, और जो z होगा उसमें भी यही होगा x सच दैट x इज ए मेंबर ऑफ इंटीजर, ये होगा हमारे पास। अब जो हमारे पास कुछ सेट ऐसे हैं जिसको हम ये हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्यू हो गया, और जो क्यू है वो हमारे पास रेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर होगा उसको हम x सच दैट x इक्वल्स p ओवर क्यू, वेयर जो p और क्यू है वो बिलोंग्स करेंगे इंटीजर से, और क्यू डज नॉट इक्वल होगा 0। तो ये होगा। तो जो ये रेशनल नंबर है उसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास जैसे ये क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और इसी प्रकार हमारे पास रियल नंबर हो गया,
और इसी प्रकार हमारे पास सी हो गया, और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, और या फिर रूल मेथड। इसको हम ये जो हमारे पास टैबुलर फॉर्म है इसको इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें हम जो टेबुलर फॉर्म भी लिखेंगे और हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, ए है जो वो हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 दैट इज सो। तो ये एक्चुअली में आप देख सकते हो कि ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको हम, ये हो गया हमारे पास जो ये है वो रूल मेथड हो गया, जो ये हमारे पास है वो हो गया रोस्टर फॉर्म। और अब हम लिखेंगे इसकी रूल मेथड। जो रूल मेथड होगा वो इसको 2n की फॉर्म का होगा, ये सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार जो सेकंड है हमारे पास, अगर हम बी सेट ले तो जो बी सेट होगा हमारे पास वो होगा 1, 3, 5, 7, 9 दैट इज सो। तो ये है हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर। और जो ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन सेट बिल्डर फॉर्म, वो हमारे पास है 2n - 1 सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर n। तो ये हमारे पास होगा बी सेट। और इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल वो ये है, जो सी है इसका एग्जाम्पल वो ये है। अगर हम ये एलिमेंट ले 1, 1/2, 1/3, 1/4 दैट इज सो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वो हमारे पास सी सेट होगा, और वो करेगा 1/n सच दैट जो n है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास नेचुरल नंबर से। और इसी प्रकार हमारे पास जो डी सेट है, जो फोर्थ है, वो हमारे पास डी सेट होगा, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 दैट इज सो। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये है डिनोमिनेटर है यहाँ पर वो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है। तो ये होगा जो वो हमारे पास होगा n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो 5th है, ई है, वो हमारे पास है 1/2, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 दैट इज सो। तो ये हमारे पास होगा। और जो ये होगा वो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ई सेट होगा उसमें जो एलिमेंट है हमारे पास, अब देखिए जो 1 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ दे 2 प्राप्त होगा, 2 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ दे तो 5 प्राप्त होगा, 3 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ दे तो 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये होगा जो वो हमारे पास होगा n/n² + 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये होगा हमारे पास सेट। अब हम इससे नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम टाइप ऑफ अ सेट के बारे में डिस्कस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ अ सेट। तो हमारे पास है जो वो है टाइप ऑफ अ सेट। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है EMT सेट। तो फर्स्ट होगा जो वो होगा EMT सेट। और जो ये होगा वो हमारे पास EMT सेट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, वो होता है हमारे पास EMT सेट। तो इसकी डेफिनेशन है जो वो ये है, ए सेट विच डज नॉट
contain any element is called empty set। ये होगा हमारे पास। अब जो इसके एग्जाम्पल है वो हमारे पास है, अगर हम ए सेट ले और उसमें ऐसे एलिमेंट ले एक्स सच दैट कि जो एक्स है जो वो 1 से तो ग्रेटर हो लेकिन लेस देन 2 हो, और यहाँ पर जो एक्स है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ये होगा हमारे पास। अब जो बी सेट है वो हमारे पास होगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0, और जो x है वो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर x हमारे पास रियल नंबर भी होगा, तो हमारे पास ये होगा। अब हम जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सिंगलटन सेट। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम कहेंगे सिंगल सेट। तो ये होगा ए सेट which has only one element is called empty set, is called singleton set। तो हमारे पास ये होगा जो इसके एग्जाम्पल हैं। अब ए मान लीजिए, जो यहाँ पर ए एलिमेंट है ये सिंपल हो गया, और ये हमारे पास है जो वो आपको पता है ये हमारे पास टैबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, और जो बी है वो हमारे पास होगी एक्स सच दैट 1 से ग्रेटर होगा एक्स लेकिन लेस देन होगा 3 से, और जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर में, यहाँ पर ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो 1 और 3 के बीच का जो मेंबर होगा वो हमारे पास 2 होगा विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट के बारे में और इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फाइनाइट सेट, जो थर्ड है वो है फाइनाइट सेट। तो ये होगा ए सेट विच इज एम्प्टी, ए सेट विच इज एम्प्टी, या फिर और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ element is called finite set। ये होगा हमारे पास। और जो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये होंगे, अगर ए है हमारे पास वो ये है, जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो हम मान लीजिए वावल है, तो ये होगा ए ई आई ओ यू। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये होगा वो हमारे पास 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये होगा फाइनाइट सेट। और इसी प्रकार अगर हम बी सेट लें उसके अंदर एलिमेंट है जो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होगा जो वो भी हमारे पास फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर हो सेट है, और हमारे पास जो 5 है वो भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन है जो ये है, अगर हमारे पास कोई भी सेट या तो वो एम्प्टी हो और या उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट का मीनिंग ये है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं कि ये 10 है 20 है 50 है 100 है या कुछ भी है,
तो उसको अगर हम काउंट कर सके तो वो हमारे पास होगा फाइनाइट नंबर। अब हमारे पास आएगा जो कार्डिनल नंबर, तो ये होगा कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए is known as cardinal number या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये होगा हमारे पास, एंड इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, और या फिर इसको हम डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ ए, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम ये सेट लें तो जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये 5 होगा। और इसी प्रकार जो ये बी होगा, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है वो आप यहाँ देख सकते हो कि वो हमारे पास 10 होगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब हम इससे नेक्स्ट है जो फोर्थ है वो करेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, तो जो नेक्स्ट है वो है इनफाइनाइट सेट। और जो इनफाइनाइट सेट है वो होगा अगर हमारे पास कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होगा। तो ये होगा ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज इनफाइनाइट। ये होगा हमारे पास। और जो ये होगा, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया और जो हमारे पास इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और ये हमारे पास रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जो ये है ये सभी एग्जांपल है हमारे पास इनफाइनाइट सेट के। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल ये है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इक्वल सेट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास इक्वल सेट। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई दो सेट इक्वल होंगे तो दो सेट इक्वल तब होंगे जब सेट ए के अंदर और बी के अंदर जो एलिमेंट हो वो सेम हो। मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, तब हम कहेंगे जो ये इक्वल सेट हो गए। तो इसकी डेफिनेशन है ये, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, if every element of A is also an element of B and vice versa, और इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर कोई दो सेट है तो वो हमारे पास इक्वल हो गए अगर हर एक एलिमेंट ए का बी का भी होगा
और इसी प्रकार बी वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी होगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट जो बी का होगा वो हमारे पास ए का बी होगा। तो ये है हमारे पास जो ए है, अगर वो हमारे पास है 1 2 3 4, और जो बी है हमारे पास अगर वो हम लें तो यह 3 2 3 2 1 4। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है वो हमारे पास सेम है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो अलग है, यहाँ पर 3 पहले है, यहाँ पर 1 पहले है। तो इसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम है। तो हम इसको लिखेंगे देन जो ए होगा वो बराबर होगा हमारे पास बी का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो सेट है हमारे पास नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट सेट। तो जो नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट सेट। और जो इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं, अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं वो इक्विवेलेंट तब होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मीन्स जो कार्डिनल नंबर ए का होगा वही हमारे पास कार्डिनल नंबर बी का होगा। तो ये होगा टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी आर सेट टू बी इक्वल if cardinal number of A and B are same। तो ये होगा हमारे पास, और इसका मीनिंग ये है अगर कार्डिनल नंबर सेम होगा तो दैट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा वही हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हमारे पास होगा। अब देखिए अगर हमारे पास ए कोई सेट है उसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4, तो जो ये है इसके अंदर 4 एलिमेंट है। इसी प्रकार अगर हम सेट बी माने तो ये होगा हमारे पास W X Y Z। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ए के अंदर एलिमेंट है वो भी 4 है और बी के अंदर एलिमेंट है जो वो भी 4 है। तो ये होगा देन जो n ऑफ ए होगा वो n ऑफ बी के बराबर होगा। ये होगा हमारे पास। अब हम जो नोट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे। अब देखिए अगर हमारे पास कोई दो इक्वल सेट है तो उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, लेकिन अगर कोई दो इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास तो वे इक्वल सेट नहीं होंगे। तो यही है हमारे पास, मींस टू इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट रिवर्स may not be true, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो ए एलिमेंट ये ए सेट ये है बी सेट ये है, तो इनका जो कार्डिनल नंबर है वो तो सेम है, लेकिन इनके अंदर एलिमेंट है जो वो हमारे पास सेम नहीं है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, और कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि द सेट कि जो ये सेट है और हमारे पास जो ये सेट है वो हमारे पास EMP सेट है, लेकिन ये हमारे पास EMP सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो 5 है और जो इसके अंदर एलिमेंट है वो हमारे पास 0 है। तो ये होगा हमारे पास द सेट दिस एंड दिस आर नॉन EMP। तो ये होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सबसेट की डेफिनेशन। तो जो नेक्स्ट है वो है सबसेट ऑफ सेट। तो ये होगा सबसेट। अब सबसेट अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं तो जो फर्स्ट सेट है
वो सबसेट होगा सेकंड सेट का इफ यदि जो एलिमेंट है ना सभी ए सेट के वो बी सेट के भी हों। मीन्स ये होगा हमारे पास द सेट ए is said to be the subset of B if every element of set A, if every element of set A is also an element of set B, दैट इज, और इसका मीनिंग ये है, और जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको डिनोट हम करते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर जो ये IFF है, यहाँ पर ये कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ये है अगर हमारे पास ये है जैसे A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ for R X is a member of A, this implies X is a member of B, और if and only if कंडीशन का मीनिंग ये है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगी, तो ये होगी हमारे पास। अब देखिए अगर A है सबसेट नहीं है B का तब क्या होगा, और यहाँ पर जो ये है जो ये उल्टा A है इसका मीनिंग होता है 4R, इसका मीनिंग होता है 4R कि जो सभी एलिमेंट है ए के वो हमारे पास सभी एलिमेंट होंगे बी के। अगर इफ ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी देन इसका मीनिंग ये होगा देयर एग्जिस्ट, और जो ये उल्टा ही है उसका मीनिंग है देयर एग्जिस्ट। तो आप इसको फॉर ऑल को और देयर एग्जिस्ट को हमेशा याद रखिए। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक्स, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कम से कम एक एक्स एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो एक्स है वो मेंबर नहीं होगा हमारे पास सेट बी का। तो ये है जो ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल, अगर एक्स मेंबर है ए का तो सभी जो मेंबर एक्स के हैं वो बी के भी होंगे। लेकिन अगर हम इसका नेगेशन लिखे, नेगेशन हम लास्ट चैप्टर में लिखना सीखेंगे, तो नेगेशन ये होगा इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स, कि कम से कम एक ऐसा एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जो एक्स मेंबर नहीं होगा बी का। तो ये होगा हमारे पास। अब जो हमारे पास इक्वल सेट है, जो इक्वल सेट है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर हमारे पास ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो ए है वो इक्वल होगा बी के, और जो ये कंडीशन है वो भी हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। जो डबल इम्प्लीकेशन है ये भी हमारे पास एक्चुअली में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। मींस अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। तो ये होगा। अब आपके पास दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम ये है कि प्रूव दैट जो ए है वो सबसेट है हमारे पास ए का, और जो सेकंड है वो हमारे पास है प्रूव दैट जो फाई है वो सबसेट होता है हमेशा एवरी सेट का। तो इसको जो ये है इस डेफिनेशन की मदद से, आपने इस डेफिनेशन की मदद से इसको ये प्रूफ करना है, और ये आपका खुद का काम है, आप इसको प्रूफ करेंगे चाहे आप कहीं से भी इसको देखकर करो। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है 8, अब वो है हमारे पास प्रॉपर सेट की डेफिनेशन। अब देखिए जो ये है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग ये है
अगर ए बी का सबसेट है तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि जो बी है वो भी ए का सबसेट हो। मींस अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मीनिंग ये है कि हर एक एलिमेंट ए का बी का तो होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट बी का ए का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है वो है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, और जो प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है वो ये है, ए सेट ए सेट ए इज सेट टू बी इज सेट टू बी ए प्रॉपर सबसेट, ए proper subset of B, subset of B if every element of A, if every element of A is an element of of B, but reverse must not true, ये होगा हमारे पास। और इस जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, दैट इज फॉर ऑल एक्स अगर मेंबर है ए का, तो यहां से ये होगा कि जो एक्स है वो मेंबर होगा बी का, बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स इज ए मेंबर ऑफ बी सच दैट जो एक्स है वो मेंबर नहीं होगा हमारे पास ए का। और इसको हम लिखते हैं वी राइट जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ए है जो वो हमारे पास 1, 2, 3 और जो बी है हमारे पास वो है 2, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो जो ए है हमारे पास वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो ये है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट और एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इसमें नहीं होगा। अगर हमारे पास ये होता कि ये इक्वल होते तब हम ये कह सकते थे कि जो ए है वो हमारे पास सबसेट है बी का। लेकिन हमें सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए। अगर हमें कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर एलिमेंट ऐसे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, तब हम इसको सबसेट मानेंगे। लेकिन अगर ये कंफर्म है कि जो इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इसके अंदर नहीं है, तब हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरवल ऑन अ सेट। और जो ये टॉपिक है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरवल एज सबसेट आर। तो ये होगा हमारे पास। तो जो टॉपिक है वो है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये होगा। अब इसमें जो हमारे पास इंटरवल होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। सबसे पहले ओपन इंटरवल, फिर क्लोज्ड इंटरवल, फिर सेमी ओपन इंटरवल और फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो फर्स्ट है वो हमारे पास ओपन इंटरवल। तो ये होगा। अब देखिए जो ये सेट होगा द सेट जो ए कोमा बी, और जो ये डिनोट करेंगे वो करेंगे ओपन इंटरवल। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे हमारे पास वो कुछ ऐसे होंगे यहाँ पर x सच दैट जो a से तो ग्रेटर होगा x लेकिन लेस देन होगा b से, और जो x बिलोंग्स करेगा वो हमारे पास रियल नंबर r में बिलोंग्स करेगा। तो ये होंगे हमारे पास a, b।
और जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, मान लीजिए हमारे पास एक ये लाइन है, जो ये रियल नंबर लाइन्स है, तो इसके जो ये पॉइंट जो ए है और बी है वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जो ये है वो सब इंक्लूड होंगे। तो ये है हमारे पास ए कोमा बी और ये है हमारे पास ओपन इंटरवल। द इंटरवल दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये होगा। और इसी प्रकार जो ये सेकंड होगा वो हमारे पास होगा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। और जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं द सेट ये होगा ए कोमा बी और ये हमारे पास होगा जो वो होगा ओपन इंटरवल। इसको हम क्लोज्ड इंटरवल इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे हमारे पास वो होंगे एक्स सच दैट जो एक्स है वो ए से तो स्टार्ट होगा, मीन्स ए से स्टार्ट होगा एक्स, और जो एंड होगा वो बी पर होगा सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर ये होगा। और इसका भी मीनिंग यही है कि हमारे पास जो ये है अगर ये रियल नंबर है तो यहाँ पर जो ये है जो ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है ये भी हमारे इंक्लूड होंगे। और इसी प्रकार जो थर्ड है वो सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर होगा। अब देखिए अगर इसके अंदर एलिमेंट देखें ए कोमा बी तो आप यहाँ देख सकते हो कि वन साइड से ये ओपन है और दूसरी साइड से ये क्लोज्ड है। तो यह और इसी प्रकार अगर ये होगा ए कोमा बी तो यही एक प्रकार से क्लोज्ड है और दूसरे से ओपन है। तो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे पास वो ये होंगे इसमें एक्स सच दैट जो एक्स है ए से तो स्टार्ट होगा, यहाँ पर ए से ग्रेटर होगा एक्स लेकिन लेस देन इक्वल होगा बी से, सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। और इसी प्रकार जो ये होगा वो एक्स होगा सच दैट अब यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मीन्स ए से होगा स्टार्ट लेकिन लेस देन होगा बी से और एक्स इज अ रियल नंबर ये होगा। और इसका मीनिंग भी सिमिलर ही है। अब जो यहाँ पर है फर्स्ट वाले में जो यहाँ पर है वो हमारे पास ऐसा है कुछ, ये हमारे पास होगा जो ए पॉइंट वो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी पॉइंट हमारे पास इंक्लूड होगा ये होगा। और इसी प्रकार जो ये होगा सेकंड वाला वो इसमें होगा कि ए पॉइंट तो हमारे पास इंक्लूड होगा लेकिन बी पॉइंट हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। तो ये है हमारे पास इंटरवल। अब हम कुछ जो हमारे पास नेक्स्ट है उसको इंटरवल को डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास रियल नंबर है तो रियल नंबर हमें पता है ये माइनस इन्फिनिटी से तो ग्रेटर होता है लेकिन प्लस इन्फिनिटी से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो ये होगा रियल नंबर वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये होगा हमारे पास ओपन इंटरवल। अगर हम आर पॉजिटिव ले आर हमारे पास पॉजिटिव ले तो ये होगा हमारे पास 0 कोमा इन्फिनिटी ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम आर नेगेटिव ले आर नेगेटिव तो ये होगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 और यहाँ पर जो 0 इंक्लूड नहीं होगी, इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 इंक्लूड नहीं होगी। अगर हम आर स्टार ले और हमें पता है जो आर स्टार के मेंबर होंगे उसमें ये सभी होंगे लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। जो आर स्टार होगा एक्चुअली में वो हमारे पास होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है और यूनियन होगा 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये होगा। और ये हमारे पास इंटरवल है और जो ये है वो हमारे पास यूनियन होगा और इसकी डिस्कस हम आगे करेंगे। तो ये है हमारे पास इंटरवल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पावर सेट। पावर सेट और जो पावर सेट है वो एक्चुअली में सबसेट होता है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे और जो डेफिनेशन है ये है द कलेक्शन of all subset of a set A subset of a set A
is called the power set of A is called the power set of A and is denoted by पावर सेट ऑफ ए। ये होगा हमारे पास। अब देखिए अगर हम ले ले लेट जो ए है उसके अंदर अगर हमारे पास दो एलिमेंट है ए कोमा बी, तो इसके सबसेट है जो वो कितने होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो जो पी होगा वो हमें पता जो फाइव है वो ए का सबसेट है, जो ए है वो हमारे पास ए का सबसेट है, जो बी है स्मॉल बी है वो भी हमारे पास बी का सबसेट है, और जो ए कोमा बी है वो भी हमारे पास बी का सबसेट है। तो ये हो गया हमारे पास फाइव। अब आप ये बात ध्यान से रखिए जो ये फाइव है ये सेट ए है और ये बी है स्मॉल बी, और इसके अंदर एलिमेंट ये है, ये हमारे पास सबसेट है सेट ए के, ना कि हमारे पास एलिमेंट है इसके। मीन्स जो ये होगा वो एलिमेंट नहीं होंगे हमारे पास, वो सिर्फ हमारे पास सबसेट ही होंगे। अब हम इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, और जिसका प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ है जो वो 8th चैप्टर में है। तो जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होगी उसके द्वारा हम इसका प्रूफ करेंगे। तो ये होगा द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट ए with an element is to the power n। और इसका मीनिंग ये है दैट इज जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन पी ए वो हमारे पास बराबर होंगे टू दी पावर n। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि हमारे पास जो a है, जो n है, n ऑफ a है वो हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो P ऑफ A होगा वो हमारे पास होगा 2 दी पावर 2 मीन्स 4। आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसके सबसेट है वो हमारे पास 4 ही है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो इस थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम है वो ये है टू फाइनाइट सेट have m and n, have m and n element the number of subset, the number of subset of the first set, subset of the first set is 56 more than the total number of subset, the total number of subset of the second set of the second set. Find the value of m and n. Find the value of m and n। ये है हमारे पास। अब सबसे पहले हमने इसको अच्छे से समझना होगा कि हमारे पास कोई दो फाइनाइट सेट है। जो फर्स्ट सेट है उसका कार्डिनल नंबर मींस उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो m है, और जो सेकंड सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और जो ए है वो हमारे पास फर्स्ट है और उसके अंदर है हमारे पास m।
इसी प्रकार जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो हमारे पास है n, हमारे पास ये है। अब जो सेकंड कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, अब देखिए जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट मींस पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, वो हमारे पास होगा टू द पावर m। इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी वो हमारे पास होगा टू द पावर n, और ये गिवन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट कि जो पहले जिसमें पहले है वो 56 ज्यादा है दूसरे से। मींस अगर हम पी ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए अगर हम जो ये इक्वल होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी बी प्लस 56 होगा, और इसका मीनिंग यही है कि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे पी ए के अंदर वो 56 ज्यादा होंगे नंबर ऑफ सबसेट इन पी बी के अंदर, ये होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो n इंटू पी इंटू ए, ये हमारे पास टू द पावर m है तो ये होगा टू द पावर m इक्वल ये हमारे पास टू द पावर n है प्लस 56। अब हम इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो ये होगा टू द पावर m माइनस टू द पावर n, ये होगा 56, और 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टू द पावर m को n कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा टू द पावर m माइनस n माइनस 1, यहाँ पर ये बचेगा, और इसको हम ऐसा लिखेंगे 8 इंटू 8 माइनस 1। हमने इस जैसा इसको भी बनाना है तो ये होगा, तो यहाँ पर ये होगा टू द पावर n इंटू टू द पावर m माइनस 1 माइनस m माइनस n माइनस 1, ये होगा हमारे पास जो 8 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 3 और अंदर होगा टू द पावर 3 माइनस 1। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये है वो इसी के फॉर्म का हो गया, तो n इक्वल 3 होगा, तो यहाँ से हम वी गेट जो n इक्वल 3 हो गया, और जो m माइनस n है वो आप देख सकते हो वो भी 3 है, तो m माइनस 3 इक्वल 3, और ये होगा m इक्वल 3 प्लस 3 मीन्स m इक्वल 6 होगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारे पास, तो ये होगा when all the set are subset of a large set, then this large set is called the universal set। ये होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं U से। अब जैसे हम जानते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर वो सबसेट होता है हमारे पास रियल नंबर का, इसी प्रकार जो इंटीजर है वो भी सबसेट होगा रियल नंबर का, इसी प्रकार जो रेशनल नंबर है वो भी सबसेट होगा हमारे पास रियल नंबर का, और इरेशनल नंबर है वो भी सबसेट होगा हमारे पास रियल नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं जो रियल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट है, इसका नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, रेशनल का और इरेशनल का। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर होगा यूनिवर्सल सेट, इसको हम ट्रीट करेंगे। और जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो यूनिवर्सल सेट है वो कोई खास सेट है, नहीं। जो यूनिवर्सल सेट है वो ये होता है कि जो सभी सब उसके सेट है, कोई भी सेट है अगर उसका सबसेट होगा तो यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये होगा हमारे पास। अब तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपेरेबल सेट।
कंपेरेबल सेट। और जो कंपेरेबल सेट होता है वो ये होता है, अगर एक सबसेट है दूसरे सबसेट का सबसेट हो तब हम कहेंगे दो है वो कंपेरेबल है। तो ये होगा टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ कंपेरेबल if one is contained in other, if one is contained in other। और इसका मीनिंग ये है दैट इज कि जो ए है या तो वो बी का सबसेट हो या फिर जो बी है वो हमारे पास ए का सबसेट हो। तो ये है। अब हम जो हमारे पास प्रैक्टिकली या पिक्चोरिकली जो हमारे पास पिक्चर है, अगर हम सेट की पिक्चर बनाना चाहिए तो उसको डिस्कस करेंगे हम वेन डायग्राम से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट्स के लिए। तो हमारे पास है वेन डायग्राम। तो जो वेन डायग्राम की स्टेटमेंट है वो ये है, वेन डायग्राम इट इज वेन डायग्राम इज पिक्चोरिकल पिक्चरिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और यहां होगा इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स which represent a universal set, which represent a universal set, and inside it there are circle which represent its subset, तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है कि जो वेन डायग्राम है वो एक्चुअली एक पिक्चर है जिसकी मदद से हम सेट्स को समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया और जो ये होता है वो हमारे पास एक्चुअली में एक रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर जो ये होगा वो हमारे पास रेक्टेंगल होगा यहाँ से ऐसे, और जो ये होगा यहाँ पर होगा, और जो इसके अंदर होंगे वो हमारे पास सर्कल होंगे, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेंगे इसके सबसेट के। अब मान लीजिए हमारे पास ये रियल नंबर है, तो ये हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट। तो हमें पता है सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, और फिर नेचुरल नंबर है जो वो सबसेट है हमारे पास इंटीजर का, और फिर जो ये है वो हमारे पास है रेशनल नंबर का, और जो बाकी बच गए हैं वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। तो जो ये है हमारे पास वो है एक्चुअली में रियल नंबर। तो जो ये हो गए सर्कल हो गए, ये रिप्रेजेंट करेंगे इट्स के सबसेट को, और जो ये रेक्टेंगल होगी वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी यूनिवर्सल सेट को। अब हम इसकी मदद से, अब हम जो ये वेन डायग्राम है इसकी मदद से ऑपरेशन ऑन सेट्स डिफाइन करेंगे। तो जो ऑपरेशन ऑन सेट्स है वो सबसे पहले हमारे पास तो जो
फर्स्ट है वो है ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये है जो सबसे पहले है वो हमारे पास है यूनियन ऑफ टू सेट। तो ये होगा यूनियन 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 ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। अब एक्चुअली में यूनियन का मीनिंग ये है अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है तो अगर हम उन दोनों एलिमेंट के, अगर हम उन दोनों सेट के एलिमेंट को कलेक्ट कर लें और फिर उसका एक सेट बनाएं तो वो हमारे पास होगा यूनियन ऑफ टू सेट। तो जो ये होगा द यूनियन ऑफ द यूनियन द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the collection of all element which belongs to, which is a member of A या फिर बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे। तो ये हमारे पास होगा यूनियन ऑफ टू सेट्स और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। और इसको जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट जो एक्स मेंबर होगा ए का या फिर जो एक्स है वो मेंबर होगा हमारे पास बी का। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए लेट जो हमारे पास ए सेट है वो हमारे पास है 1 2 4 और जो बी सेट है वो हमारे पास है 2 3 5 6 2 3 5 6। ये है हमारे पास। अगर हम ए यूनियन बी करें तो जो ए यूनियन बी होगा वो इन सभी के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। और आप ये बात ध्यान रखिए जो यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन हमने जो एलिमेंट है वो एक बार ही लिखना है तो यहाँ पर हम एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल ले, अगर हमारे पास कोई पी सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास 2n है सच दैट जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये सेट है वो एक्चुअली में इवन नेचुरल नंबर है। और इसी प्रकार अगर हम क्यू ले तो ये होगा हमारे पास 2n-1 और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये हमारे पास होगा ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इनका यूनियन करें तो p यूनियन क्यू, तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम यूनियन करें तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर ही आएगा और उसमें जो एलिमेंट n होंगे सच दैट n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास होगा। अब हम इसकी कुछ यूनियन है जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यूनियन की वो ये है जो ए यूनियन बी है वो हमारे पास बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये है कि जो यूनियन है वो हमेशा कम्यूटेटिव है, दैट इज यूनियन इज कम्यूटेटिव। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम लेट करें x इज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन बी तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो x है वो ए का मेंबर होगा या फिर जो x है वो मेंबर होगा बी का। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इज ए मेंबर ऑफ बी और x इज ए मेंबर ऑफ ए और यहां होगा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी।
और जो ये है वो रिवर्स भी पॉसिबल है। मीन्स अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो हमारे पास ये भी होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो ए यूनियन बी है वो बराबर होता है, और यहाँ पर होगा हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू, और जो एक्स बी से बिलोंग्स करेगा, एक्स ए से बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पर होगा बी यूनियन, ये होगा हमारे पास। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है जो ए यूनियन बी है वो हमारे पास बी यूनियन ए के बराबर होता है। और इसी प्रकार जो यूनियन है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास जो यूनियन से रिलेटेड सेकंड प्रॉपर्टीज ये है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है ए यूनियन बी, और इसका यूनियन सी, तो वो हमारे पास बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स यूनियन, दैट इज यूनियन इज एसोसिएटिव। तो इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सिंपल है। अब हम लेट करेंगे, लेट जो एक्स है वो हमारे पास मेंबर है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो इसको यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो मेंबर है ए यूनियन बी का, या फिर एक्स है जो वो मेंबर है सी का, और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो मेंबर है ए का, या फिर एक्स है बी का, और यहां से या फिर एक्स है सी का। अब हम तो यहां से ये इंप्लाई करेगा जो एक्स है वो बिलोंग्स टू ए, या फिर अब हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे, मीन्स एक्स बी से बिलोंग्स करेगा या फिर एक्स सी से बिलोंग्स करेगा। तो इसका मीनिंग ये है एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एक्स है वो बिलोंग्स करेगा ए से या फिर ए यूनियन बी से, यहां से होगा ए यूनियन बी यूनियन सी से। और जो ये है उसका रिवर्स भी ट्रू है, मीन्स ये भी ट्रू है। अगर हम ये लेकर चले तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से ये हो गया कि जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको होगा। अब हमारे पास जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है ए यूनियन ए। जो ए यूनियन ए होता है वो हमारे पास ए के ही बराबर होता है। जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो कि जो ए यूनियन फाई है वो हमारे पास ए के बराबर होता है। इसी प्रकार जो फिफ्थ है वो प्रॉपर्टी है, अगर ए का हम यूनियन करें यूनिवर्सल सेट यू के साथ तो यूनिवर्सल सेट यू ही आएगा। और इसी प्रकार जो सेवंथ है वो ये है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा देन जो यूनियन होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी वो हमारे पास बी के बराबर ही होगा। अब जो एट्थ प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, जो ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ की प्रॉपर्टी ये है, अगर हमारे पास ए यूनियन बी अगर वो बराबर है फाई के, तो ये तब ही पॉसिबल होगा, तब ए भी फाई के बराबर होगा एंड बी भी हमारे पास फाई के बराबर ही होगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल होगा। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए, वो ये है, जो ए है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, एंड जो बी है वो भी सबसेट होता है हमारे पास ए यूनियन बी का। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनियन से रिलेटेड। अब हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन। तो अब हम डिस्कस करें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, A and B
is the collection of all element which is common in A and B, तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो जो इंटरसेक्शन एक सेट होगा और उस सेट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में ही कॉमन होंगे। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एक्स, सच दैट जो एक्स ए से बिलोंग्स करेगा एंड एक्स बी से भी बिलोंग्स करेगा। ये हो गया हमारे पास। अब इससे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए हमारे पास अगर ये है 1 2 3 4, और जो बी है वो हमारे पास है 2 4 6 7, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है वो आप देख सकते हो 2 और 4। तो ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है हमारे पास, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। मीन्स इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, और ये आपने खुद ही प्रूव करना है, क्योंकि जो यूनियन वाला है उसके सेम ही हो गई है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स जो इंटरसेक्शन है वो भी एसोसिएटिव होता है, और इसका प्रूफ भी सिमिलर ही इसके होगा। और जो थर्ड है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए होगा, जो वो हमारे पास ए के बराबर होगा, और जो फोर्थ होगा ए इंटरसेक्शन फाई होगा, वो हमारे पास फाई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए और फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसी का। और फिफ्थ होगा जो वो होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू, वो हमारे पास ए के बराबर ही होगा। और जो फोर्थ है वो ये है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमारे पास ए के बराबर ही आएगा। और जो सेवंथ है वो हमारे पास ये जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो सबसेट होता है ए का एंड बी इंटरसेक्शन, और यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट, और जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो भी हमारे पास सबसेट होता है बी का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो यूनियन की प्रॉपर्टी है और हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बिल्कुल अलग है, कुछ बिल्कुल अलग है। जैसे हमारे पास ये सेम है, ये भी हमारे पास सेम है, और ये भी हमारे पास सेम है, लेकिन जो ये है वो बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि ए यूनियन फाई है जो वो ए के बराबर होता है, लेकिन ये हमारे पास फाई के बराबर होगा, तो ये हमारे पास फाई के बराबर, ऐसे ये ए के बराबर होता है, ये फाई का। और आप यहाँ देख सकते हो जो ये प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल अलग है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है डिसजॉइंट सेट्स, और जो इसके नाम से ही क्लियर है कि डिसजॉइंट मीन्स वो आपस में डिसजॉइंट नहीं होंगे, और इसका मीनिंग ये है कि उनके बीच में जो एलिमेंट होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। तो ये है, ये होगा टू सेट्स टू नॉन EMT सेट्स, टू नॉन EMT सेट्स A and B are said to be mutually disjoint, said to be mutually
म्यूचुअली disjoint set, disjoint if there is no element, if there is no element which is common, which is common in A and B। और इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है ए इंटरसेक्शन बी वो फाई के होगा, और यहाँ पर जो ए वो भी फाई के बराबर नहीं है और जो बी है वो भी फाई के बराबर नहीं है। तो जो ए और बी होंगे वो हमारे पास म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो गए। और जो कंडीशन ये है फर्स्ट हमारे पास टू नॉन ईएम्प्टी सेट, जो हमारे पास नॉन ईएम्प्टी सेट होने चाहिए टू, क्यों? क्योंकि अगर इनमें से एक भी एम्प्टी हो गया तो हमें पता है कोई भी सेट हो अगर हम उसका इंटरसेक्शन फाई के साथ करें तो फाई के बराबर ही आएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो टू नॉन ईएम्प्टी सेट ए एंड बी वहाँ डिसजॉइंट होंगे। कब होंगे? अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और इसको अगर हम वेन डायग्राम की मदद से करना चाहिए तो हमारे पास एक ये है, एक ये है, तो ए सेट ये है और बी सेट ये है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनके बीच में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास डिसजॉइंट है। इसी प्रकार अगर हम यूनियन को समझना चाहें वेन डायग्राम की मदद से तो ये हमारे पास ये है, ये ही है, तो हमारे पास जो पोर्शन होगा मीन्स ये टोटल, ये जो टोटल पोर्शन होगा हमारे पास ये होगा हमारे पास ए यूनियन बी का, और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाइव। इसी प्रकार अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ये होगा जो अगर हम एक सेट ये ले, एक सर्कल ये ले, तो जो इनके बीच में कॉमन होगा पोर्शन ये, तो ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये भी और ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो इसको हम इस स्टेटमेंट को हम ऐसे समझते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो जो एग्जाम्पल होंगे इसके वो ऐसे होंगे। अगर हम ले मान लीजिए ए इक्वल 2 4 3 है और जो बी है वो हमारे पास है 1 5 6। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमारे पास 5 के बराबर ही आएगा। और ये गिवन है कि जो ए और बी वो नॉन ईएम्प्टी सेट है। इसी प्रकार अगर हम ए सेट ले उसमें एलिमेंट ले और इवन नेचुरल नंबर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसी प्रकार जो बी सेट ले उसके अंदर हम ले 2n-1 और जो ये है वो हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है और सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ जानते हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी वो भी हमारे पास 5 ही होगा। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है क्यू इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास 5 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और इसी प्रकार जो क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास रियल नंबर के बराबर होता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है हमारे पास। अब अगर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना चाहें, अब सबसे पहले आप एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई ए बी सी ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, मीन्स ये रियल नंबर है। अब हम सभी जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी प्लस सी होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी होगा वो हमारे पास होगा, हम जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर एडिशन का। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। और ये होगी अगर हम ए, अब देखिए जो
अगर हम क्रॉस को रिप्लेस कर दे यूनियन से और जो एडिशन को रिप्लेस कर दे अगर हम इंटरसेक्शन से, तो देखिए क्या होगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होगा, वो हमारे पास होगा ए क्रॉस बी मीन्स ए यूनियन बी, और यहां पर होगा हमारे पास प्लस के स्थान पर हमने इंटरसेक्शन लिखना मीन्स इंटरसेक्शन, और ए क्रॉस सी मीन्स ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार सिमिलरली जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है वो हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है। और इसको हम कहते हैं, फर्स्ट वाले को यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन और सेकंड वाले को इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। तो इस प्रकार हमने ये याद रखना। और जो सेकंड तरीका ये है कि सबसे पहले ए यूनियन को बी के साथ ऑपरेट करो फिर इंटरसेक्शन लिखो, इसी प्रकार ए यूनियन को सी के साथ ऑपरेट करो ये लिखो। तो इसी प्रकार ये दोनों हमारे पास ऐसे हैं। अब हम जो नेक्स्ट है इनमें से इसका प्रूव करेंगे और इसको आपने प्रूव खुद करना है। तो इसका प्रूफ है जो वो हमारे पास है लेट एक्स कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा a में से, या फिर क्योंकि यहां पर यूनियन है x बिलोंग्स करेगा b इंटरसेक्शन c में से, ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो x है वो बिलोंग्स करेगा a में से, या फिर और यहां पर जो x बिलोंग्स करेगा b में से एंड x बिलोंग्स करेगा c में से। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर कोई x एलिमेंट है वो b इंटरसेक्शन c में बिलोंग्स करेगा तो वो b में बिलोंग्स करेगा और c में बिलोंग्स करेगा। अब आप इस टर्म को पहले इसके साथ ऑपरेट कराइए, तो ये होगा हमारे पास x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू b। यहां पर जो एंड है उसको वैसे के वैसे रखिए और इसी प्रकार इसको ऑपरेट कराइए अगले एक साथ, तो ये होगा x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू ये। और यहां से ये इंप्लाई होगा, अब देखिए x a से बिलोंग्स करेगा या x b से बिलोंग्स करेगा, तो इसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो x वो a यूनियन b से बिलोंग्स करेगा और यहां पर x है a यूनियन c से बिलोंग्स करेगा, मीन्स दोनों से बिलोंग्स करेगा। और यहां से ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। और इसका जो रिवर्स है वो भी ट्रू है, मीन्स ये भी ट्रू होगा। तो हम यहां कह सकते हैं हैंस जो a यूनियन b इंटरसेक्शन c होगा वो बराबर होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। और अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम सेट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जो डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन ये है, द डिफरेंस ऑफ सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट A and B is the set of element, is the set of all element which are in A but not in B, और इसका मीनिंग ये है दैट इज जो A डिफरेंस B, इसको हम A डिफरेंस B बोलते हैं और ये इक्वल होगा A डिफरेंस B के, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो X से तो बिलोंग्स करेंगे, X बिलोंग्स टू A,
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ये होगा हमारे पास। अब इसको अगर हम समझना चाहे तो अगर हम ए सेट ले और जो ए सेट के अंदर अगर हम एलिमेंट लें वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड जो बी लें सेट उसके अंदर हो 3 5 7 9। तो अगर हम a माइनस बी करें हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 1 2 4। और इसी प्रकार अगर हम b माइनस ए करें तो जो b माइनस ए होगा हमारे पास वो हमारे पास होगा 7 9। और अगर हम a इंटरसेक्शन b करें तो वो हमारे पास होगा जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास 3 5। तो ये होगा हमारे पास। और अगर हम इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो ये अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट U है और इसके अंदर फर्स्ट सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये है, तो जो ये फर्स्ट वाला ये होगा ये हमारे पास जो ये होगा हमारे पास वो होगा एक्चुअली में अगर ए सेट ये है और बी सेट ये है तो ये होगा एक्चुअली में ए माइनस बी। और इसी प्रकार अगर ये वाला सेट ले हम ये वाला सेट ले जो ये होगा हमारे पास बी माइनस ए और जो ये होगा कॉमन होगा वो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये होगा हमारे पास। अब आप यहां देख भी सकते हो कि जो a माइनस बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन बी इनमें से कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो a माइनस बी माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन बी दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग ये है इन दोनों में भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इन दोनों में भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अगर हम इससे रिलेटेड और आप यह देख सकते हो जो a माइनस बी है वो इक्वल नहीं है b माइनस ए का, तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम अनदर डेफिनेशन है उसको डिफाइन करेंगे और जो अनदर डेफिनेशन हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट उसकी डेफिनेशन ये है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए। और जो सेट ए है वो हमारे पास सबसेट है यूनिवर्सल सेट यू का, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट which are not in A। और इसको हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से या फिर ए डैश से। और जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो हमारे पास x सच दैट x मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहां देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, मान लीजिए ए सेट हमारे पास है 1 2 3 और जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम ले अगर 1 2 3 4 5, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्चुअली में वो एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। ए में 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पर होंगे जो 4 5 होंगे। और एक्चुअली में जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। जो ये होता है वो इसके बराबर होता है। अब हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज। जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो u माइनस ए के बराबर होता है और जो a माइनस बी होगा एक्चुअली जो a माइनस बी होगा
वो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो जो ये थ्योरम है, जो ये है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि हम इसका बार बार यूज करेंगे, ये हम इसका बार बार यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं आगे, अब हम कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की वो ये है कि अगर हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, अगर हम A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास फाई के बराबर होता है। जो सेकंड थर्ड है हमारे पास वो ये है, जो यूनिवर्सल सेट है अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो फाई के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और आगे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो A कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास A के बराबर ही होता है। और जो नेक्स्ट है वो ये है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ A देन, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा मींस U इंटरसेक्शन, जो यहाँ पर A डैश होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा, वो हमारे पास फाई के बराबर होगा। अब जो आगे प्रॉपर्टी है, जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। और वो है अगर हमारे पास A यूनियन B है, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, मींस A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसका रिवर्स मींस अगर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करे तो वो हमारे पास होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। तो हम इसको एक को प्रूव करेंगे, सेकंड को प्रूफ आप खुद करना है। तो सबसे पहले हमने ये करना है, लेट अगर हम x एलिमेंट ले, हम x एलिमेंट ले A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो x है वो बिलोंग्स नहीं करेगा A यूनियन B से। और यहां से ये इंप्लाई करेगा, अब देखिए अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B से बिलोंग्स नहीं करेगा तो इसका मीन एक ही होगा कि वो A से भी नहीं बिलोंग्स करेगा और B से भी बिलोंग्स नहीं करेगा। मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स A एंड x डज नॉट बिलोंग्स B। और इसी प्रकार यहाँ पर x अगर A से बिलोंग्स नहीं करेगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग्स करेगा, मीन्स A बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से ये होगा जो x है वो बिलोंग्स करेगा A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, मीन्स A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो रिवर्स होगा वो भी ट्रू होगा। तो ये होगा हैंस जो A यूनियन B है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो, वो हमारे पास होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका एस होगा। अब हम जो ये करेंगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जो साइमेट्रिक डिफरेंस होगा वो एक्चुअली में होगा द साइमेट्रिक डिफरेंस of two sets A and B is
जो ये होगा ए डेल्टा बी, और ये हमारे पास इक्वल होगा ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस, ये हमारे पास होगा ए डेल्टा बी। अब जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अगर हम वेन डायग्राम की मदद से समझे तो सबसे पहले ये हमारे पास वो है, अगर हमारे पास ये ए सेट है और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो जो ये बाकी बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ये समझना होगा, और उसके बाद अगर हम ये समझे तो ये मान लीजिए अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, यहाँ पर फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो यहाँ पर a माइनस बी होगा जो वो एक्चुअली में ये सेट होगा, और इसमें जो b माइनस ए हुआ वो हमारे पास ये होगा, तो जो ये होगा वो हमारे पास होगा, जो टोटल है ये होगा a डेल्टा, ये होगा। अब जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, some properties of symmetric difference। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो ये है, फर्स्ट है ए डेल्टा ए, वो हमारे पास फाई के बराबर होता है। सेकंड है ए डेल्टा फाई, वो हमारे पास ए के बराबर होता है। इसी प्रकार थर्ड है जो वो हमारे पास ए डेल्टा बी इक्वल होता है बी डेल्टा ए के। ये आप सिंपल ही चेक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो ये यूनियन है वो हमारे पास हमें पता कम्यूटेटिव होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। और जो फोर्थ है हमारे पास वो ए डेल्टा बी और डेल्टा सी होगा, वो हमारे पास होगा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। इसका मीनिंग ये है कि जो साइमेट्रिक डिफरेंस है हमारे पास वो हमेशा ही एसोसिएटिव होता है, और जो इसका प्रूफ है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर आप ये चाहते हो कि इसका प्रूफ हो, तो हमने सबसे पहले जो हायर क्लास है, बीएससी की क्लास है, उसके अंदर हमने ग्रुप का एक हमारा लेक्चर है, उसमें इसको प्रूव किया हुआ है। तो मैं जो वो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहां से देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हमारे पास एसोसिएटिव भी होता है। और जो नेक्स्ट है इसके बारे में वो ये है, जो फिफ्थ है वो है यूनिवर्सल सेट को अगर हम डेल्टा ए करें तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होती है। अब हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे जो हमारे पास इंटरसेक्शन, यूनियन और साइमेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड होगी। अब हम कुछ थ्योरम से डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम्स है वो ये है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी होता है जो वो इक्वल होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस सी इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है जो ये, अब देखिए ध्यान से, तो इसको ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इसको ले लीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, जो हमें पता है ए माइनस बी होता है वो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास होगा जो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जो बी है हमारे पास वो है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये अब आप यहां देख सकते हो जो ये होगा इक्वल ए इंटरसेक्शन, और यहाँ अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं तो ये होगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए हमारे जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर यूनियन, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर होगा हमारे पास यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट।
और एक्चुअल में जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो एक्चुअली में ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस सी, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है ए डेल्टा बी इक्वल होगा वो हमारे पास ए यूनियन बी द नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये होगा हमारे पास। अब हम सभी जानते हैं कि जो ए डेल्टा बी है वो इक्वल होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस इसके बराबर होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी को ए माइनस बी और ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये होगा हमारे पास, और यूनियन होगा इसी प्रकार जो ये होगा हमारे पास वो होगा बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हमारे पास इक्वल होगा। अब अगर हम इसको जो ये हमारे पास इसको हम सबसे पहले बी के साथ ऑपरेट करेंगे, मान लीजिए ये सेट ए है तो ए यूनियन बी होगा, फिर इंटरसेक्शन, और फिर ये हमारे पास ए के साथ ऑपरेट होगा, और जो ये होगा वो होगा यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, तो ये होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर यूनियन होगा बी के साथ, और इसी प्रकार फिर हमारे पास इंटरसेक्शन होगा और यहाँ होगा जो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका हमारे पास यूनियन होगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा हमारे पास जो ये है ए डेल्टा बी इक्वल होगा, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी, और फिर इसका इंटरसेक्शन करना है हमने ए होगा ए, यहाँ पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर हमारे पास यूनियन है ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारे पास। तो हम सभी जानते हैं जो यूनियन है वो कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ से ये होगा हमारे पास बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन, इसी प्रकार यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारे पास। अब जो ये है वो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मींस बी यूनियन ए के साथ होगा तो ये होगा बी यूनियन ए और यहाँ होगा इंटरसेक्शन, ये होगा बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और फिर यहाँ पर होगा इंटरसेक्शन, फिर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए होगा और यहाँ पर होगा इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा बी यूनियन ए या फिर ए यूनियन बी और इसका हमने इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन। अब ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये होगा यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें और हमें पता है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट वो हमारे पास ए के बराबर ही होता है, मींस ए यूनियन बी, ये होगा और फिर इंटरसेक्शन है इसी प्रकार यूनिवर्सल सेट इनटू ए, तो ये हमारे पास वैसे ही होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ये हमारे पास होगा जो ए यूनियन बी और ये होगा इंटरसेक्शन। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के द्वारा, जो ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, और ये एक्चुअली बराबर है, जो ये हम ए के ट्रीट करेंगे और ये करेंगे बी जैसे ट्रीट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है जो होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये होगा और यही हमने प्रूव करना है।
अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है सेट से। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे बेस्ड ऑन सेट ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही डिस्कस करेंगे जो आगे एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में यूज होंगे। तो जो हमारे पास टॉपिक है और ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, तो ये होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन सेट ऑपरेशन। तो ये होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो NA है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे और जो वेन डायग्राम में हम जो इसका थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जो हम बनाएंगे सबसे पहले वेन डायग्राम। ये मान लीजिए हमारे पास वेन डायग्राम और फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है हमारे पास। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये A है और ये हमारे पास B है, तो ये हमारे पास A होगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको, और जो ये होगा वो हमारे पास होगा A इंटरसेक्शन B। तो जो ये फर्स्ट वाला होगा वो होगा A माइनस B, जो सेकंड वाला होगा वो होगा B माइनस A, और जो ये होगा हमारे पास कॉमन वो होगा A इंटरसेक्शन B। ये होगा हमारे पास। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट होंगे वो हमारे पास होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B, और उसमें हमने जोड़ना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये होगा हमारे पास। अब जो इसी प्रकार NB होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, वो हमारे पास होगा, इसमें भी यही होगा। आप यहाँ देख सकते हो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस A, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस A, और प्लस यहाँ पर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है और ये हमारे पास फॉर्मूला है सेकंड। अब हम जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक करेंगे वो करेंगे हमारे पास है। तो अब देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B है वो हमारे पास इक्वल है, जो A यूनियन B है वो टोटल है। टोटल मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। और ये हमारे पास फॉर्मूला है जो वो थर्ड फॉर्मूला है। अब हम इससे डिड्यूस करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, जो ये होगा हमारे पास। अब देखिए n A इंटरसेक्शन माइनस B, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B, अगर हम इसमें ऐड कर दे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये होगा। अब देखिए प्लस इसी प्रकार इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, और इसी प्रकार ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, और इसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दो बार लिया है, फर्स्ट दिया हुआ था। अब देखिए जो ये है एक्चुअली में वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, जो ये है हम यहाँ से ये देख सकते हैं। और इसी प्रकार जो n B माइनस A, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और ये होगा n नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, और ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। तो अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिखें तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B होगा, जो वो हमारे पास होगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, वो हमारे पास होगा NA प्लस NB, NA प्लस NB। और आप यहाँ देख सकते हो अगर हमारे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 है मीन्स इन ये दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B होगा
वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला। अब हम इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो वो करेंगे सेवंथ फॉर्मूला है, और वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो हमारे पास, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो वो हमारे पास बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास है फिफ्थ फॉर्मूला, और इसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप कोशिश कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, या फिर किसी बुक से देख के कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो सिक्स्थ है फॉर्मूला वो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश होगा, वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें पता है जो ए यूनियन बी होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। और किसी भी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वो सेट। अगर हम यहाँ पर नंबर ले तो ये होगा एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन। और इसी प्रकार अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले तो वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यू और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन। तो ये होगा। अब देखिए जो हमारे पास ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और यहाँ पर जो थ्योरम हमने डिस्कस की है वो ये सेवंथ हो गई हमारे पास, और ये होगी एट्थ थ्योरम। ये हमारे पास सेवंथ थ्योरम है और ये हमारे पास एट्थ थ्योरम। तो अब हम अगर यूज करेंगे तो इन 8 थ्योरम में से ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और जो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।